हेलो गाइस, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करते हैं तो उसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट मोमेंट जिसका नाम है रेनेसा उसको डिस्कस करेंगे। रेनेसा आप पढ़ते हो, चाहे बीए में हो, आप लोग एमए में हो, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, जीआईसी प्रवक्ता की कर रहे हो, या ईएमआरएस जैसे एग्जाम जिनमें प्री और मेंस आता है, जहां आपको डिटेल में लिखने की जरूरत पड़ती है, या फिर वनडे एग्जाम जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि मैं आपको रेनेसा की कंप्लीट जानकारी विद कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं रेनेसा को पढ़ना। रेनेसा एक ऐसा मूवमेंट जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है पढ़ना। इसे हिंदी में हम पुनर्जागरण कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम रीबर्थ, रिवाइवल या फिर रीअवेकनिंग कहते हैं। ये रीबर्थ था क्लासिकल नॉलेज का, ये रिवाइवल था क्लासिकल लर्निंग का। इस तरह से मैं आप लोगों को इसे पूरी डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले समझिएगा कि रेनेसा का मीनिंग क्या होता है, या ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। ये जो शब्द है रेनेसा, ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है रीबर्थ। अब ये किस चीज को रेफर करता है, क्या इसका मीनिंग है, इसकी ये किस चीज का रिबर्थ है, या रिवाइवल है, या रीअवेकनिंग है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक रिवाइवल है, जो 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी से तक हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों का जो ये रेनेसा है, इसका स्टार्ट माना जाता है इटली के एक शहर फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस में इसको ये स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे करके ये यूरोप के बाकी जगह पर भी फैलने लगा। अच्छा, एक बात आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी कि ये जो चीजें थी, ये किस चीज को रिन्यूड कर रही थी, ये नॉलेज को, है ना, फिलोसफीज को, आर्ट को, लिटरेचर को, साइंटिफिक अचीवमेंट्स जो थे, जो आपके एंशियंट ग्रीस टाइम के या रोम टाइम के एंशियंट जो अचीवमेंट थे, उनको ये रिवाइव कर रही थी। कब, क्यों रिवाइव कर रही थी? क्योंकि ये अचीवमेंट्स, ये जो चीजें थी, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, ये सारी की सारी एक तरह से बेकार पड़ी हुई थी मिडिल एजेस के टाइम पर। एक बार फिर से जब रेनेसा आया, तो जो एंशियंट ग्रीक और रोमन टाइम की चीजें थी, जो फुल ऑफ नॉलेज थी, फुल ऑफ विस्डम थी, उन्हें एक बार फिर से रिवाइव किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ये रेनेसा की बिगनिंग जो हुई है, ये कहां से इसकी बिगनिंग हुई है। देखिए, एक्चुअल बिगनिंग जो मानी जाती है रेनेसा की, वो 1453 से मानी जाती है। क्यों मानी जाती है 1453 से, ये बात मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझिएगा कि कुछ स्कॉलर इसे, इसकी जो रेनेसा की बिगनिंग है, वो 1500 भी कंसीडर करते हैं। अब मैं आप लोगों को दोनों ही चीज बताऊंगा कि क्यों इसकी बिगनिंग 1453 या फिर इसकी बिगनिंग 1500 क्यों कंसीडर की जाती है। ये दोनों चीज मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोग ये समझिएगा कि चाहे इसकी बिगनिंग आप लोग 1453 या फिर 1500 मानो, लेकिन इसकी जो एंडिंग है वो आप लोगों की 1660 ही रहेगी। ये बात आप लोगों को समझते हुए चलना है। अब मैं आपको आने वाली स्लाइड्स पर यह बताऊंगा कि क्यों इसकी बिगनिंग 1453 या फिर 1500 कंसीडर की जाती है। देखिए, एक शहर था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। ये कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का शहर जो था, ये द कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर था। ठीक है जी। अब ये जो शहर था कॉन्स्टेंटिनोपल, ये 330 एडी में फाउंड हुआ था, राइट। कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का जो जगह थी, इसको हम सेंटर ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं। ये सेंटर ऑफ लर्निंग किस चीज का था? यहाँ पर जो स्कॉलर थे वो क्लासिकल वर्क्स को स्टडी करते थे और नॉलेज को स्प्रेड करने का काम किया करते थे। लेकिन इस जो कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर है, कॉन्स्टेंटिनोपल है, इस पे मोहम्मद सेकंड नाम का एक तुर्की का आक्रमणकारी आया था, जिसने इस सिटी को 1453 में कैप्चर कर लिया था। अब यहाँ के जितने भी स्कॉलर थे, ये स्कॉलर्स अपने अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को लेकर कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर जाने लगे। तो जो ज्यादातर स्कॉलर थे, अधिकतर जो स्कॉलर थे, वो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को लेकर इटली के एक शहर फ्लोरेंस में जाकर सेटल होने लगे। तो अधिकतर लोग जो थे वो फ्लोरेंस में चले गए। अब जब ये फ्लोरेंस में चले गए, तो वहां पर इटली के कुछ और स्कॉलर्स जैसे दांते, दांते एलिग्री,
फ्रांसिस्को पेट्रार्क, मिशेल डी मोंटेग, ऐसे राइटर्स ने इन लोगों को भी सपोर्ट किया कि जो ग्रीको रोमन कल्चर था उसे आगे बढ़ाने में। यानी कि इसीलिए हम लोग जो फ्लोरेंस सिटी मानते हैं इस रेनेसा का स्टार्ट मानते हैं, और 1453 इसका स्टार्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि उस समय पर जो कॉन्स्टेंटिनोपल का शहर था उसको कैप्चर कर लिया गया था और वहां के स्कॉलर इधर उधर यूरोप के देशों में जाकर रहने लगे थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क हैं इन्हें फादर ऑफ रेनेसा कहा जाता है, इन्हीं फ्रांसिस्को पेट्रार्क को फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है, और इन्हीं फ्रांसिस्को पेट्रार्क को फादर ऑफ इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। ये तीनों एग्जाम पॉइंट्स हैं, आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हो गया था तो हम यहाँ से रेनेसा की बिगनिंग मानते हैं, क्योंकि जो स्कॉलर्स थे वो अलग अलग जगह पर जाकर अपनी नॉलेज को बढ़ाने का काम कर रहे थे, अपनी नॉलेज को फैलाने का काम कर रहे थे। राइट जी। अब फ्लोरेंस से ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ स्कॉलर जो 1500 इसकी बिगनिंग मानते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, जब यूरोप के अलग अलग देशों में स्कॉलर्स जाकर रहने लगे तो उन्होंने लर्निंग को फैलाने का काम करना शुरू कर दिया था। तो जो ये इफेक्ट हैं रेनेसा के, या फिर रेनेसा के इफेक्ट इंग्लैंड के अंदर जो दिखने स्टार्ट हुए वो 1500 से हुए। इसलिए कुछ स्कॉलर मानते हैं कि जब इंग्लैंड में इसके इफेक्ट दिखने चालू हुए तभी से उसका स्टार्ट मानते हैं रेनेसा का। इसीलिए जो इंग्लैंड के हिसाब से चलते हैं वो 1500 से स्टार्ट मानते हैं और 1660 तक ये रेनेसा चलता है। राइट। और रफली तो हम ये कहते ही हैं कि जो ये रेनेसा है ये 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक चला था। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि रेनेसा को आगे बढ़ाने में किस किस लोगों ने मदद की। देखिए, अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, फंडिंग की जरूरत होती है। तो रेनेसा को आगे बढ़ाने के लिए उसको फंडिंग जो दी, सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक फैमिली आती है जिसको हम मेडिसी फैमिली कहते हैं। द मेडिसी फैमिली वर द ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ द आर्ट। यानी कि इस मेडिसी फैमिली ने सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर के लिए ही पैसे नहीं दिए, फंडिंग नहीं की, इन्होंने आर्ट के लिए, लिटरेचर के लिए या फिर आर्किटेक्चर के लिए भी फंडिंग की थी कि रेनेसा के टाइम पर ये चीजें बूम हो जाएं। आगे है, द मेडिसी फैमिली सपोर्टेड द स्टडी ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट। यानी कि मेडिसी फैमिली जो थी इन्होंने सपोर्ट किया था किसको? क्लासिकल टेक्स्ट को और फिलोसफी को, रिवाइविंग इंटरेस्ट इन द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन वर्क्स। यानी कि ताकि लोगों का इंटरेस्ट जो क्लासिकल वर्क्स थे, चाहे वो ग्रीक से जुड़े हुए हों, चाहे वो रोम से जुड़े हुए हैं, उन सारी चीजों में इंटरेस्ट लोगों का आ जाए और लोगों की नॉलेज बढ़ जाए। तो मेडिसी फैमिली सिर्फ पैट्रॉन्स नहीं थे, ये पावरफुल पॉलिटिशियंस भी थे। आगे इसके बाद रेनेसा को बहुत तेजी से फैलाने का जो काम किया था वो किया था प्रिंटिंग प्रेस ने। आपको पता है कि सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई थी वो जर्मनी के अंदर हुई थी, और सबसे पहला बंदा जिसको हम प्रिंटिंग प्रेस के साथ एसोसिएट करते हैं उनका नाम है जोहानिस गुटेनबर्ग। राइट जी। इसके बाद जो ये प्रिंटिंग प्रेस है वो 1476 में इंग्लैंड के अंदर भी इन्वेंट हो गई। अब जब ये प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू वर्क्स जो है पब्लिश होने लगे तो लोगों के पास जो रीडिंग मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो पहुंचने लगा, जिसकी वजह से ये रेनेसा बहुत तेजी के साथ यूरोप में फैलने लगा। इसीलिए तो कहते हैं कि जब 1476 आया, इंग्लैंड के अंदर भी प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश हो गई, तो 1500 से रेनेसा के जो इफेक्ट थे पूरी तरह से दिखने चालू हो गए, जिसकी वजह से इंग्लैंड के अंदर रेनेसा का स्टार्ट 1500 से कंसीडर किया जाता है। अब मैं आपको कुछ की फीचर्स बताऊंगा रेनेसा के। सबसे इंपॉर्टेंट जो एज रही थी वो एलिजाबेथन एज रही थी रेनेसा के अंदर। देखिए, यहां कहा गया है कि इंग्लिश लिटरेचर द मोस्ट प्रोडक्टिव फेज जो रहा था इस रेनेसा के दौरान वो एलिजाबेथन एज रहा था। इस एज को हम गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। अब इसके अंदर जो जो चीजें डेवलप हुई थी वो चीजें मैं आपको बताता हूं, जैसे थिएटर्स, ड्रामास। ये जो दो चीजें हैं, थिएटर और ड्रामा जो हैं, ये तो बहुत ज्यादा फले फूले थे। इसके अलावा कुछ पोएट्री की फॉर्म्स भी थी, जैसे सोनेट। सोनेट एक 14 लाइनों की पोएम होती है जिसके अंदर राइमिंग स्कीम, मीटर का इस्तेमाल होता है, और राइटर जब इसको लिखते हैं तो उसकी थीम जो होती है लव, टाइम,
ब्यूटी, मोटिलिटी को लेकर ये सोनेट्स लिखी जाती हैं। हालाँकि इस तरह की सोनेट्स का जो इन्वेंशन हुआ था वो इटली के अंदर ही हुआ था, लेकिन 16th सेंचुरी में एक स्कॉलर थे जिनका नाम था सर थॉमस वयाट। सर थॉमस वयाट ने इन्हें इंग्लैंड के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया था। इसके बाद एक और स्कॉलर आते हैं जिसको हम हेनरी हावर्ड कहते हैं। हेनरी हावर्ड ने जो ये सोनेट्स हैं इसका न्यू स्ट्रक्चर दिया था। जैसे स्टैंजा फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो 3 क्वार्ट्रेंस और एक कपलेट का जो स्ट्रक्चर दिया था वो हेनरी हावर्ड ने ही दिया था। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि जो हेनरी हावर्ड हैं उन्होंने राइमिंग स्कीम सोनेट्स की दी थी जिसको हम एबी एबी सीडी सीडी ईएफ ईएफ जीजी कहते हैं, जिसे आगे चलकर विलियम शेक्सपियर ने फॉलो किया था। वो राइमिंग स्कीम, वो स्टैंजा फॉर्मेट हेनरी हावर्ड ने ही दिया था जिसको हम इर्ल ऑफ सरे के नाम से जानते हैं। ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स भी इंग्लिश के अंदर जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो रेनेसा के दौरान हुई थी, एलिजाबेथन एज के दौरान हुई थी। वो समय था आप लोगों का 1540 जब हेनरी हावर्ड जब हेनरी हावर्ड जो थे वो एक वर्क की ट्रांसलेट कर रहे थे। वो किस वर्क की? एनीड, वर्जिल की एनीड का ट्रांसलेशन कर रहे थे। उसकी बुक नंबर 2 और बुक नंबर 4 को जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे हेनरी हावर्ड, तो उन्होंने 1540 के अंदर इस ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया और आगे चलकर ये एलिजाबेथन एज में और आज तक ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल इंग्लिश के अंदर हो रहा है। एपिक पोइट्री भी आप लोगों की इस रेनेसा के पीरियड, रेनेसा के टाइम पर ही फली फूली। इसके बाद एसेइस्ट आए जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश एसे भी कहते हैं। और पास्टरल लिटरेचर, पास्टरल लिटरेचर इस तरह की लिटरेचर होती है जहां पर आपको सेटिंग रस्टिक एरिया, रूरल एरिया में देखने के लिए मिलती हैं। और विलियम शेक्सपियर ने हिस्ट्री प्लेस को भी रेनेसा के दौरान या फिर एलिजाबेथन एज के दौरान लिखा था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत तेजी के साथ लिखी जा रही थी, लिटरेचर बूम हो रहा था रेनेसा के दौरान। अब मैं आपको रेनेसा के टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के, इंपॉर्टेंट राइटर्स के नाम बता देता हूं। होने को तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको कुछ खास ही बताऊंगा। जैसे सर थॉमस मोर जिन्होंने यूटोपिया को लिखा, विलियम शेक्सपियर जिन्होंने 37 प्लेस को लिखा, जिनमें से खास प्ले इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आती हैं, जिनमें से हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ या फिर एक रोमांटिक ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट है। बेन जॉनसन जिन्हें हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के नाम से जानते हैं, जिन्होंने एवरी मैन इन हिज ह्यूमर लिखा था 1598 में। एडमंड स्पेंसर जिन्होंने फेरी क्वीन को लिखा और इसी के अंदर उन्होंने 9 लाइन का स्टैंजा कोइन किया था, जिसकी पहली 8 लाइन आयाम्बिक पेंटामीटर में होती हैं और जो 9वीं लाइन होती है वो अलेक्जेंड्राइन या फिर आयाम्बिक हेक्सामीटर में होती है। सर फिलिप सिडनी जिन्होंने आर्केडिया लिखा, या फिर सर फिलिप सिडनी को हम फादर ऑफ सोनेट सीक्वेंस भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने फादर ऑफ सोनेट सीक्वेंस बोला है, राइट। फ्रांसिस बैकन जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश एसे भी कहते हैं, ये भी एक प्रोमिनेंट फिगर रहे थे रेनेसा एज की या फिर कहें तो एलिजाबेथन एज के। और लास्ट रेनेसा पोएट जो कहे जाते हैं उनका नाम है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन अपने वर्क पैराडाइज लॉस्ट के लिए जाने जाते हैं। जॉन मिल्टन को हम लास्ट रेनेसा पोएट कहते हैं, जो कि 17th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले एक राइटर थे। अब ये तो हो गए लिटरेचर के इंपॉर्टेंट फिगर्स। मैं अब आप लोगों को कुछ ऐसे फिगर्स के नाम बताऊंगा जो रेनेसा के दौरान आर्टिस्ट थे। जैसे लियोनार्डो डी विंसी एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे, माइकल एंजेलो या फिर राफेल जो थे, ये तीनों के तीनों आपकी स्क्रीन पर जो बोल्ड में मेंशन हैं, ये आपके फेमस आर्टिस्ट हैं रेनेसा पीरियड के दौरान। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ये बता देता हूं, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो रेनेसा है ये 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक चला था। लेकिन आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो टर्म रेनेसा है ये 19th सेंचुरी में कोइन किया गया था। 19th सेंचुरी में ये रेनेसा टर्म जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था ज्यूल्स मिशले के द्वारा। ज्यूल्स मिशले ने इसे अपने वर्क हिस्टोरी डी फ्रांस के अंदर कोइन किया था 1855 में। ये एक फ्रेंच हिस्टोरियंस थे। अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए थे। जैसे रेनेसा वर्ड जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब है रीबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग।
ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने एग्जाम में ये पॉइंट्स भी याद रख लिए तो एटलीस्ट आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। इस रीबर्थ, रिवाइवल या फिर रीअवेकनिंग ये किस चीज की थी? ये रीअवेकनिंग थी क्लासिकल लर्निंग की या नॉलेज की। और ये पीरियड जो था आप लोगों का 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक रेनेसा आपका चला था। इसके अलावा इसकी स्टार्ट जो मानते हैं हम एक इटली के शहर फ्लोरेंस से मानते हैं और इसकी एक्चुअल बिगिनिंग जो मानी जाती है वो 1453 से फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानी जाती है, यानी कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को कैप्चर कर लिया गया था, मोहम्मद सेकंड ने कैप्चर किया था, जिसको आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, वो कभी कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था। तो उसी से इसकी एक्चुअल बिगनिंग कंसीडर की जाती है, लेकिन इंग्लैंड में इसकी जो बिगनिंग है वो 1500 कंसीडर की जाती है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर रेनेसा के जो इफेक्ट थे वो देखे जाने लगे थे 1500 से। अब ये रेनेसा जो है ये 1660 तक चलता है, क्योंकि उस समय पे रेस्टोरेशन एज आ जाता है और लास्ट पोएट ऑफ रेनेसा जो हैं वो आपके जॉन मिल्टन कहे जाते हैं। रिमाइंडर के तौर पर आपको ये फ्रांसिस्को पेट्रार्क के बारे में फिर से बता देता हूं कि फ्रांसिस्को पेट्रार्क को हम फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, फादर ऑफ इटालियन सोनेट और फादर ऑफ रेनेसा भी कहते हैं। तो ये था आपका रेनेसा पीरियड जो हमने आज डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।